नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और इस वक्त की अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, रायपुर में चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं। बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या उन्होंने वाकई सक्रिय राजनीति से इस रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं या फिर उन्होंने किसी खास पद, साफ तौर पे जो कांग्रेस अध्यक्ष का पद है उसमें हिस्सा न लेने के लिए या उसमें आगे चल के कंपीट ना करने के संकेत दिए हैं। अभी भी ये थोड़ा सा इस पे बादल छटने का इंतजार है, लेकिन अधिवेशन में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि कांग्रेस की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के साथ उनकी पारी की समाप्ति हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि 2004 और 2009 की जीत और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बहुत संतुष्टि दी। वो उस कार्यकाल, उस नेतृत्व से काफी इस पर फक्र महसूस करती हैं, काफी संतुष्ट महसूस करती हैं। Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance, and equality. It has renewed the rich legacy of dialogue between our party and the people through mass contact programs. It has shown us all that the Congress stands with the people and is ready to fight for them. I congratulate all party workers. और इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजीता झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, कांग्रेस महाधिवेशन में सोनिया गांधी ने बीजेपी पर ढेरों आरोप लगाए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक जो रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं, उनके भाषण से जो बातें निकल कर आ रही हैं उसको लेकर किस तरह की गहमा गहमी है, क्या बातें निकल कर सामने आ रही हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाधिवेशन का आज दूसरा दिन था। दूसरा दिन इसलिए अहम था क्योंकि एआईसीसी डेलीगेट, स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य और रायपुर पहुंचे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संबोधित किया। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी और आरएसएस अपने कब्जे में ले रही है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत होने की जरूरत है। 2004 और 2009 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार बनी और ये कांग्रेस के लिए गौरवान्वित करने वाला चीज था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका टेन्योर बतौर अध्यक्ष जब खत्म हो रहा था, उस वक्त राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि यह यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। सोनिया गांधी के भाषण का जो अंश जिसमें उन्होंने अपने टेन्योर की बात कही, उसे उनके राजनीतिक संन्यास से भी जोड़ा गया। हालांकि कई कांग्रेस के नेताओं ने उनके इस भाषण पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकाल बतौर अध्यक्ष के तौर पर उसकी समाप्ति की बात कह रही थी, न कि राजनीतिक संन्यास की बात कह रही हैं। तो बिल्कुल जैसा हमने आपसे कहा कि इसमें अभी जो है संशय के बादल जो हैं वो बने हुए हैं कि क्योंकि कई कांग्रेस लीडर ये कह रहे हैं कि उन्होंने बतौर अध्यक्ष आगे जो है वो अपनी जो सियासी पारी है उसकी कहीं ना कहीं समाप्त होने की बात कही, लेकिन सक्रिय राजनीति में भले ही वो शायद एक सलाहकार के तौर पे, एक मार्गदर्शक के तौर पे, किसी भी तौर पे उनकी जो भूमिका है वो शायद बनी रह सकती है, बड़ा सवाल है। लेकिन सोनिया के बयान पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और अभिषेक मनु सिंघवी ने आखिर क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं।
देखिए, ये कोई अंत नहीं है, कोई युग की बात नहीं है। सोनिया जी ने 25 साल हमें ऐसा नेतृत्व दिया, 10 साल हमारी सरकार रही, कांग्रेस पार्टी एक नई ऊर्जा लेकर उस समय निकली और अब एक नई ऊर्जा लेकर फिर निकलेगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत सोनिया जी ने करवाई, उनका निर्णय था एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये उन्होंने आखिरी निर्णय एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्होंने ये निर्णय लिया था और उससे ही आप देख रहे हैं कि देश में एक नया बदलाव देश देख रहा है, एक नई ऊर्जा आ रही है। She has said that first of all, Sonia Gandhi is always and shall always remain the friend, philosopher and guide, our abiding margdarshak, our abiding star which we have to follow. Obviously, her health does not permit her to do active politics. She has seen the success of Bharat Jodo. We have a president, so yes, the president has to be allowed to do his thing. She's actively involved in different roles. तो साफ तौर पर जो कांग्रेस नेता हैं वो ये कहते हुए कि वो एक मार्गदर्शक के तौर पर किसी भी तरह की सलाह के लिए, किसी भी तरह के मार्गदर्शन के लिए वो कांग्रेस में लगातार हैं और उनका मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स है, क्या सोनिया गांधी उसमें पहले की तरह सक्रिय रहेंगी या नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है और इस पर आने वाले वक्त में ही इस संशय के बादल इस पर से छट पाएंगे। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। अब बात जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के भारत दौरे की। अपने 2 दिवसीय भारत दौरे पर जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी से कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद जर्मन चांसलर ने कहा कि भारत ने काफी तरक्की की है और दोनों देशों के बीच संबंध बहुत अच्छा और गहरा है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग जारी है। हमारी 3 बैठकें हुई और हर बार हमारी चर्चाओं में उनकी इस दूरदृष्टि और विजन से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति और ऊर्जा मिली है। आज की बैठक में भी हमने सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के मजबूत संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के हितों की डीप अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। विश्व की 2 बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए तो लाभकारी है ही, आज के तनावग्रस्त विश्व में इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। इधर G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आई अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने आज बेंगलुरु में आईटी सेक्टर के दिग्गजों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका भारत के साथ संबंध और मजबूत करना चाहता है। जेनेट येलन ने कहा कि सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए अमेरिका भारत जैसे भरोसेमंद देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। इसी का नतीजा है कि एप्पल और गूगल भारत में अपना फोन उत्पादन बढ़ा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि बिजनेस जगत से है। पेटीएम के निवेशकों के लिए ये खबर बहुत बेहतर है। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल कंपनी में हिस्सा खरीद सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा ब्यौरा दे रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि पेटीएम में सुनील मित्तल जो कि एयरटेल के टॉप बॉस हैं, उनको टेलीकॉम टाइकून बोल लीजिए, बिजनेस दिग्गज बोल लीजिए, अरबपति बोल लीजिए, वो अब पेटीएम में हिस्सा खरीदने की योजना बना रहे हैं। इसके पीछे की जो पूरी योजना वो ये है कि जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है उसको अब वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कन्वर्ट या फिर मर्ज कर सकते हैं। पूरी जानकारी अभी आना है, इस पर अभी भी बाकी है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक
मुताबिक जो है जितनी भी बातचीत है उसकी अभी शुरुआती दौर ही चल रहा है। जो पूरी डील हो सकती है वो स्टॉक डील, यानी स्टॉक्स की जो हिस्सा है वहाँ पे वो अपना खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो खरीदने की योजना है, बट इसके जो इसका दूसरा सिरा हमें देखना चाहिए कि कौन है जो कि पेटीएम में हिस्सा अपना बेच सकता है। तो उसको लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे चाइनीज बिजनेस दिग्गज जैक मा की अगर हम बात करें तो उनकी एक बैक्ड कंपनी है एंट ग्रुप, उसका पेटीएम में शुरुआती दौर से ही हिस्सा था। जहां पे हाल ही में जब पेटीएम ने बायबैक किया था तो उनका जो हिस्सा था वो बढ़ के 25% से भी ज्यादा हो गया था। दिसंबर महीने की अगर हम बात करें, दिसंबर क्वार्टर की, तो हाल फिलहाल 25% के आसपास इनकी पूरी हिस्सेदारी बताई जा रही है। उनकी योजना है कि अब वो अपनी हिस्सेदारी जो है कम करे पेटीएम में। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन यहाँ पे हिस्सा खरीदता है और कौन यहाँ पे हिस्सा बेचता है। पर एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी का सामने नाम आना पेटीएम के लिए बशर्ते एक बहुत पॉजिटिव खबर है, जिसको लेकर ना ही सिर्फ पेटीएम साथ ही साथ भारतीय एयरटेल भी फोकस में है। और चलिए अब बात ईटी नाउ स्वदेश के सुपर एक्सक्लूसिव मेगा इंटरव्यू की। देश में बैंकिंग सेक्टर की दशा दिशा पर बैंकिंग के महारथी केवी कामत का इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने। अगर आप हमें समझा सकें, आपके पास 5 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को आपने डेवलप होते देखा है। इस समय आप जो ग्लोबल कंसर्न्स आ रही हैं, ग्रोथ, इन्फ्लेशन को, उसके कंपैरिजन में इंडिया को कहाँ देखते हैं? मुझको देश के बारे में डर नहीं है। ओके। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उनका खुद का प्रॉब्लम है। यूरोप में प्रॉब्लम है, यूरोप में एक सिचुएशन है। यूएस का प्रॉब्लम है, काफ़ी तक यूरोप का प्रॉब्लम वहाँ पहुँचा है। एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि किसी देश ने जैसा करेक्शन करने का था इंटरेस्ट रेट का, इन्फ्लेशन को टू कर्ब, उसको नहीं किया है। उसका फल अभी को भोगना पड़ता है उसको। दे आर गेटिंग द आउटकम ऑफ इट। हम लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं था। अभी आज का सिचुएशन में चाइना का सिचुएशन भी थोड़ा टफ है, बिकॉज इकोनॉमिक रिकवरी जो उन्होंने सोचा था हो इतना जल्दी नहीं हो रहा है। हम लोग इंसुलेटेड इसमें से, और हमारा इंटरेस्ट रेट सेटिंग परफेक्ट था फॉर द 2 years। लिक्विडिटी जो दिया है मार्केट प्लेस में परफेक्ट था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है, जहां गारंटीज से था वहाँ गारंटीज, लोन एक्सटेंशन के लिए बीइंग अलाइव टू दैट, अलाइन टू दैट। सो रिजर्व बैंक एंड गवर्नमेंट टुगेदर उन्होंने काफ़ी हद तक इसको संभाला एंड वी उसका फल देख रहे हैं। सो मुझको अपना ग्रोथ के कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। जो भी नंबर रिजर्व बैंक में डाला है, बोला है, वो ग्रोथ मेरे हिसाब से हो जाएगा। यहाँ मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ कि हमारा ग्रोथ को एक 25% ऐड करने का है। वो जो मैं बोलता हूँ डिजिटल इंडिया से आएगा, उसको ज़रा एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ आएगा। जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, नॉट टॉकिंग ऑफ उनका लिस्टिंग वैल्यू, नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ अंडरलाइंग उसका वैल्यू टू कॉमन मैन, यू, मी एंड एवरीबडी हियर एंड डाउन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो डिजिटल इंडिया लाएगा, मेरे हिसाब से 25% इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल जीडीपी पे। तो जो भी नंबर है मेरा मन में, मैं एक 25% ऐड करता हूँ, ऐड कर देते हैं आप, कि ये है इंडिया और ये है अपना अपॉर्चुनिटी। जी अच्छा, ये बताइए कि आपने अब सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की बात की। हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट को लेते हुए देखा। स्टेट गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है, आए दिन इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोथ का जो काम हो रहा है, रिफॉर्म और उसके आउटसाइड, पॉलिसी रिफॉर्म और उसके आउटसाइड, उसको आप कैसे रेट करते हैं? मेरा एक्चुअल रेटिंग काफ़ी हाई है। एक करेक्शन करने का तो उन्होंने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 8-10 साल से जो चैलेंजेस थे वो अभी रिजॉल्व हो गए हैं। बट आज भी प्राइवेट सेक्टर का जो मोमेंटम चाहिए था वो नहीं आ रहा है, एंड सरकार वो मोमेंटम दे रहा है। एंड 3-4 एरियाज है जहां हम मोमेंटम देख सकते हैं, विच आर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड, लेड बाय गवर्नमेंट। ऐसा ही होना है, बिकॉज चलिए बढ़ते हैं आगे।
सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से चल रही इन्फ्लुएंसर्स की दुकान पर सेबी लगाम लगाने जा रही है। मार्केट रेगुलेटर जल्द इस बारे में नई गाइडलाइंस लाने वाला है। सेबी ने पहले भी इस बारे में संकेत दिए थे कि ऐसा रेगुलेशन लाने की तैयारी है जिसमें फेक इंफॉर्मेशन और मिसगाइडेड होने से आम निवेशकों को बचाया जा सके। इस दायरे में अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी आएंगे। सेबी के होल टाइम डायरेक्टर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने कहा कि गाइडलाइंस के लिए डिस्कशन पेपर आएगा। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है जो आम आदमी को स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी खरीदने की सलाह देते हैं और गलत डेट देकर गुमराह करते हैं। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जिसमें फर्जी प्रोफाइल और फेक फोटो लगाकर किसी बड़े नाम के सहारे फर्जी एडवाइस दी जाती है। और अब बात ET Now स्वदेश की एक एक्सक्लूसिव खबर की। हमें सूत्रों से मिली जानकारी है कि अमेरिका की फुट और स्पोर्ट्सवेयर कंपनी फुट लॉकर भारतीय बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। इस सेगमेंट की कुछ भारतीय कंपनियां भी फुट लॉकर के साथ काम करना चाहती हैं। वैसे क्या है पूरी खबर, ऐश्वर्या पाटिल हमारी जो सहयोगी हैं वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, स्वदेश एक्सक्लूसिव है और हमें हमारे सोर्सेज से ये पता चला है कि अमेरिकन फुटवेयर और स्पोर्ट्सवेयर रिटेलर फुट लॉकर को इंडियन मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट है और सोर्सेज के मुताबिक 4 इंडियन रिटेल प्लेयर्स जो है वो इस फ्रेंचाइज को इंडिया लेकर आने के लिए देख रहे हैं। उसमें से एक इस रेस में जो ब्रांड है वो मेट्रो ब्रांड्स है और मेट्रो ब्रांड्स काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक फिट देखा जा सकता है अगर वो इस डील को आगे चलकर लेकर आते हैं। अब फुट लॉकर के बारे में आपको कुछ बता दें, फुट लॉकर जो है न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड है। उनके 800 से ज़्यादा स्टोर्स है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर। उनका ओमनी चैनल प्रेजेंस है, स्टोर्स भी है, वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है। अब मेट्रो की बात करें तो मेट्रो जो है वो भी एक लार्ज फॉर्मेट स्टोर है। उनके 5 फॉर्मेट के स्टोर्स हैं। आप मेट्रो शूज़ देख सकते हैं, क्रॉक्स है, उसके अलावा मोची है और उनका जो वैल्यू सेगमेंट है वो वॉकवे जिसके नाम से जाना जाता है। अब आगे चलकर देखा जाएगा कि इन 4 प्लेयर्स में से वो कौन सा एक प्लेयर है जिसको फुट लॉकर का फ्रेंचाइज इंडिया में लेकर आने का मौका मिलेगा। और इधर NSE ने देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बेंगलुरु में आयोजित एक वर्कशॉप में निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया। इस इंडेक्स के जरिए देश की नगर निगमों की ओर से जारी म्युनिसिपल बॉन्ड्स के परफॉर्मेंस पर नजर रखी जा सकेगी। ये इंडेक्स कैसे काम करेगा और बॉन्ड मार्केट में इसकी कितनी जरूरत है, इन सब पहलुओं पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, फोकस में रहेगा NSE और उन्होंने जो है भारत का सबसे पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च कर दिया है। अब ये जो बॉन्ड इंडेक्स होंगे ये म्युनिसिपल के जो कॉरपोरेशन है वो इशू करने वाले हैं ये बॉन्ड्स। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अलग अलग मैच्योरिटी के रहेंगे ये बॉन्ड और इन्वेस्टमेंट ग्रेड के रहने वाले हैं। लेकिन क्या है ये इंडेक्स ये जानते हैं तो लगभग आप कह सकते हैं 28 म्युनिसिपल बॉन्ड्स लिस्टेड हैं। 10 इशूअर्स हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं अलग अलग शहर के, उनको इशूअर्स कहते हैं यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सबका जो क्रेडिट रेटिंग है वो AA कैटेगरी में होने वाला है। ये तो बात हुई आपकी इंडेक्स की, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? तो इसका ऑफकोर्स बेनिफिट है कि ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देखने मिलता है। और याद रखिए अर्बन इंफ्रा में जो है ये फाइनेंसिंग का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और जो डिपेंडेंसी होती है स्टेट गवर्नमेंट का ग्रांट को लेके या सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट को लेके तो वो अब कम हो जाती है। तो एक अच्छा फाइनेंसिंग प्रोसीडियर जो है दिखने मिल रहा है। लेकिन इसमें आप एज अ निवेशक उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स इन इश्यूज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये लिस्ट भी हो रहे हैं तो वो ट्रेड भी कर सकते हैं ये बॉन्ड्स। और ये एक लो डिफ़ॉल्ट रिस्क वाला जो है इन्वेस्टमेंट है। देखा गया एवरेज इनका जो एवरेज यील्ड होता है 7 से लेकर 9% तक होता है। और भी करंट सिचुएशन अगर इक्विटी मार्केट्स में देखें तो वॉलेटिलिटी बहुत है, तो एक टाइप से ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है और ये एनालिस्ट का मानना है। हाल ही में जो है इंदौर के ग्रीन बॉन्ड्स भी जो है लिस्टेड हुए थे और वहाँ पे एक अच्छी सब्सक्रिप्शन भी देखने मिली। और चलिए अब बात आंध्र प्रदेश इन्वेस्टर समिट की।
कल समिट के लिए आखिरी रोड शो हैदराबाद में हुआ, जिसमें राज्य की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी पर फोकस रहा। आंध्र प्रदेश में निवेश को आसान बनाने के लिए सभी तरह के घरेलू और विदेशी निवेश के लिए सिंगल डेस्क पोर्टल बनाया गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य बेहतरीन सुविधाएं, स्किल टैलेंट, हर मामले में मदद मुहैया करा के कारोबार की लागत और जोखिम को कम करना है। हैदराबाद रोड शो में निवेशकों को आंध्र प्रदेश की इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी, राज्य में कारोबारियों को दी जाने वाली मदद के बारे में बताया गया। इस इवेंट में CII तेलंगाना स्टेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन और CSR स्टेट्स के CMD C शेखर रेड्डी, डायरेक्टर इंडस्ट्री कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन डॉक्टर श्रीजना गुमल्ला और उद्योग मंत्री गुडीवडा अमरनाथ शामिल हुए। ऐसे में जबकि मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई में आंध्र प्रदेश 3 से 4 मार्च को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन की ओर आगे बढ़ रहा है, रोड शो में एडवांटेज आंध्र प्रदेश, जो कि समिट की थीम भी है, चर्चा का केंद्र है। इवेंट के लिए आप www.advantageap.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। We are coming out with our data center and cloud policy also. Visakhapatnam is going to be one of the termination points for undersea cables. In any case, Visakhapatnam, with its cool climes in the higher areas and adequate power availability, is ideally suited. And as we look at a 2 gigawatt data center capacity getting built up in the country by 2027, 2028, from 700 megawatt today, we would want Visakhapatnam and also other places, tier 2, tier 3 cities, to have at least 200 to 300 megawatt of data centers coming to Andhra Pradesh, and we have the right set of policies to support that also. So we moved beyond assembly of mobile phones to the bill of material, whether it is the camera modules or the printed circuit board assemblies or the displays or the components, cables, connectors, so on and so forth. So a lot of ancillarization is happening, as you would expect in other sectors like auto. In electronics also, lots of supporting units are coming up. There are various sectors where Andhra Pradesh has a natural advantage. You take the case of agri and food processing. AP is number 1 in production of oil palm, papaya, lime, coconut, cocoa, tomato, chili, egg, fish, shrimp. 4th, I think, in milk, meat. So a whole the agro business in AP. Renewable energy, it is just unbelievable, the opportunities that are there in AP. 10 gigawatts of RE already there, 5 in the pipeline, 30 and odd solar, 40 and odd wind, and most importantly, you have locations to have the pump storage. This is a very rare natural occurrence. KTR Anna often mentions Hyderabad is a city where North India meets the South India, where biology meets technology, and life sciences marry data sciences. So Hyderabad is a city where in the last few years, probably in the last 9 years after the separation, we are extremely proud seeing its development. और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।